पुलिस ओपन फायर करती है प्रोटेस्टर्स पर, सीधा लाइव बुलेट्स। कम से कम 19 प्रोटेस्टर्स मारे जाते हैं, 400 से ज्यादा लोग इंजरीज हो जाते हैं। At least 19 people were killed in protests. ये कोई रबर बुलेट्स नहीं, बल्कि ये एक्चुअल बुलेट्स थे। मरने वालों में से एक 12 साल का बच्चा भी था। कहा जाता है कि जिन जी ना तो कुछ बन सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं, लेकिन सोचो इसी नस्ल में, इसी जिन जी में नेपाल की हुकूमत तक हिल चुकी है। दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल को फोर्स किया इस्तीफा देने पर। ये जो हालत हुई है नेपाल की, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के घर को आग लगा दिया गया, पार्लियामेंट भी घेर ली गई, फाइनेंस मिनिस्टर पर आवाम का दबाव हर लम्हा बढ़ता जा रहा है और इन्हीं हंगामों में एक दिल हिला देने वाली वाकया पेश आया। प्राइम मिनिस्टर की वाइफ ने अपनी जान गंवा दी जब उनके घर को आग ने लपेट में ले लिया। सवाल ये उठता है कि इस सारे गुस्से के पीछे वजह क्या है? क्या ये सब सोशल मीडिया बैन की वजह से हुआ? तो इसका जवाब है नहीं। 8 सितंबर 2025 को पार्लियामेंट की तरफ मार्च किया जा रहा था, जिनमें ज्यादातर नौजवान अफराद मौजूद थे, जिन्हें जिन जी कहा जाता है। ये मार्च मुकम्मल तौर पर खामोश और पुरअमन था, मगर हुकूमत ने इसे रोकने के लिए पुलिस का डेरा बैठा दिया और पुलिस वाटर कैनन, टीयर गैस एंड रबर बुलेट वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। Brother, are you okay? I'm okay because tear gas affected my eyes and ऐसी ही तानाशाही देखकर कोई भी खामोश न बैठ सका। जैसी ही ये खबर फैलती है अवाम में, लोग फौरन सड़कों पर निकल आते हैं एहतजाज करने के लिए। प्रोटेस्टर्स की तादाद तेजी से बढ़ती जाती है, पूरी की पूरी सड़कें हुजूम से भर जाती है। हुकूमत कंट्रोल कायम रखने के लिए दोपहर 3:30 बजे कर्फ्यू नाफिज करने की कोशिश करते हैं, मगर इससे कुछ नहीं होता। एहतजाज रोकने की बजाय और बढ़ते जा रहे हैं और निजाम हाथों से निकलने लगता है। हकीकत में इन सब के पीछे एक वजह तो सोशल मीडिया बैन है, जिसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और वजूहात जो इससे कई ज्यादा पेचीदे हैं। जैसा कि बात अगर करें कोर प्रॉब्लम्स की, जिन्होंने जेन जी को प्रोटेस्ट करने पर मजबूर किया है, तो इनमें से 6 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स है, जिनमें से पहले नंबर पर आता है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। नौजवानों में तकरीबन 20 से लेकर 23% तक बेरोजगारी है, खास तौर पर 20 साल से लेकर 24 साल के ग्रुप में। बहुत से नौजवान ऐसे काम करते हैं जो गैर रस्मी और टेम्परेरी होते हैं, तनख्वाह भी कम और तहफ्फुज भी नहीं। एजुकेशन कंप्लीट करने वालों के लिए जॉब्स नहीं होते, और अगर होती भी हैं तो वो उनके टैलेंट और एजुकेशन लेवल के नहीं होते। दूसरे नंबर पर आती है वेल्थ इनइक्वालिटी एंड नेपोटिज्म। नेपो किड्स या नेपो बेबी जैसे हैशटैग्स ने आवाम की नजरें सियासतदानों के बेटों बेटियों की लग्जरी जिंदगी पर मरकूज की है, जबकि आम लोग अपनी जरूरियात तक पूरे नहीं कर सकते। इसके साथ साथ सियासी खानदानों की दौलत का बेतहाशा इस्तेमाल, सरकारी निजी के कारोबार में असर रसूख वगैरह, ये वो चीजें हैं जिन्हें नौजवान नाइंसाफी समझते हैं। तीसरी नंबर पर आती है एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन क्वालिटी, कुरिकुलम एंड प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी। नौजवान तालीम कंप्लीट करने के बाद भी प्रैक्टिकल लाइफ में पीछे रह जाते हैं। देहाती इलाकों में तालीमी सहूलियात कम, इंटरनेट की कमी या ना होने के बराबर, टीचर्स की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की मुश्किलात वगैरह आवाम को नुकसान पहुंचाते हैं। चौथे नंबर पर आती है इनफॉर्मल सेक्टर एंड इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी। इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा इनफॉर्मल सेक्टर पर मुश्तमिल है, जहां लोग ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट, सोशल सिक्योरिटी एंड काम के हुकूक वगैरह से महरूम है। इसके अलावा जीडीपी में रेमिटेंस का हिस्सा बहुत बड़ा है, मगर फिर भी मुस्तकिल रोजगार प्रोवाइड नहीं करती। 5 नंबर पर आती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट इशू। इसका मतलब ये है कि वहाँ की हुकूमतें अक्सर बदलती रहती है। वादे तो बहुत ज्यादा किए जाते हैं, मगर अमल बहुत कम होता है। नौजवान समझते हैं कि सियासी निजाम और इख्तियारात में कुछ खास खानदान हमेशा रहते हैं और फैसले उनके फायदे के लिए नहीं होते। टैक्स, इकोनॉमी, पब्लिक की खिदमत, हेल्थ एंड एजुकेशन में शफाफियत की कमी उन्हें और मायूस कर दी है। छठे नंबर का ये जो पॉइंट है, ये इसी सिचुएशन में एक्सप्लोड करने का काम कर गया। सोशल मीडिया बैन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन के लिए नहीं, बल्कि नौजवानों की फिक्री और तख्लीकी आवाज का जरिया है। ये वाहिद वो जगह थी जहाँ पर आवाम पोस्ट या मीम्स के जरिए अपना बड़ास निकाल सकते थे। तो नेपाली गवर्नमेंट की जानिब से फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स, वीचैट वगैरह, इन सब को मिलाकर तकरीबन 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया। अगर सोचा जाए तो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को बैन करना नौजवानों को खामोश बनाने की कोशिश महसूस होती है। इसके अलावा रोजगार के मौके तो वैसे भी कम थे, मगर इसी बैन की वजह से और भी मुतासर होते हैं, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग वगैरह। एक और बड़ा मसला ये था कि नेपाल के लोगों को दूसरे मुल्क जाना पड़ता था रोजी कमाने के लिए। यही कुछ अहम मसाइल थे जिसकी वजह से नेपाल की जनरेशन जी ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था। अब ताजा तरीन खबर ये है कि इन प्रोटेस्ट ने पूरे असरात भी दिए हैं, जैसा कि हुकूमत ने सोशल मीडिया पाबंदी वापस ली है,
प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल के.पी. शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया है, जो कि नौजवान की आवाज का एक बड़ा जीत समझा जाता है। लेकिन ये तब्दीलियां वक्ती तौर पर हो सकती है अगर निजाम में बुनियादी इस्लाहात ना हो। एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि नेपाल की यूथ ने ये सिखा दिया है कि आवाज सोशल मीडिया से सड़कों तक पहुंच सकती है। एहतजाज एक ताकतवर जरिया बन सकती है इनकलाब लाने के लिए।